जी स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट आर्ग्यूमेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं और किस टाइप के होते हैं। आर्ग्यूमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स क्लेम यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस सर्टेन काइंड ऑफ रीजनिंग। बेसिकली आर्ग्यूमेंट जो है वो टू और मोर देन टू क्लेम्स से मिलकर बनता है। टू और मोर देन टू क्लेम्स कंबाइन टू फॉर्म एन आर्ग्यूमेंट। अब क्लेम के दो पार्ट्स होते हैं। नंबर वन प्रेमिसेस, नंबर टू कंक्लूजन। प्रेमिसेस मीन्स रीजंस, यानी हम कुछ कंक्लूजन क्लेम के अंदर कुछ कंक्लूड कर रहे होते हैं और साथ में उसके रीजन भी बता रहे होते हैं जिस बेस पे हम वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे सामने सेंटेंस है, जेसी इज 1 year old, मोस्ट 1 year old कैन वॉक, इट फॉलोज दैट जेसी कैन वॉक। अब कंक्लूजन इसमें क्या है? इट फॉलोज दैट जेसी कैन वॉक, कि जेसी चल सकती है, ये हमारे पास कंक्लूजन है। अब इसकी रीजन क्या है, हम ये क्यों कंक्लूड करें कि वो चल सकती है? क्योंकि हमें पता है कि जेसी 1 year old है और 1 year old बच्चे वॉक करते हैं, तो इट मीन्स जेसी भी वॉक कर सकती है। इसी तरह से सेकंड हमारे पास क्लेम है या आर्ग्यूमेंट है, आई डिजर्व अ रेस, आई एम वेरी गुड एट माई जॉब। आई डिजर्व अ रेस, ये कंक्लूजन है इसमें। और इस कंक्लूजन हमने किस बेस पे किया है? आई एम वेरी गुड एट जॉब, क्योंकि मैं अपनी जॉब पे बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, इसलिए मैं डिजर्व करता हूँ एक रेज। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने पहले कंक्लूड किया है और बाद में उसकी रीजनिंग दी है। तो ये प्रेमिसेस और कंक्लूजन जो हैं वो आगे पीछे हो सकते हैं, यानी हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले कंक्लूजन लिखते हैं और बाद में उसकी रीजन लिखते हैं, या पहले रीजन लिखते हैं और बाद में कंक्लूजन लिखते हैं। ये काम किया जा सकता है। A premise is a statement in an argument that provide reason और support the conclusion। हमारी जो premises होती है या reasoning होती है हमारे claim के अंदर, वो हमारे basically conclusion को support कर रही होती है। There can be one or more than one premises in a single argument। एक से ज़्यादा premises भी हो सकती हैं। अब premises का कैसे पता चलता है? premises हमारे पास ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि premises को इंडिकेट करते हैं, यानी हमें बता रहे होते हैं कि ये रीजनिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। फॉर, सिंस, बिकॉज, फॉर द रीजन दैट, ग्रांटेड दैट। तो ये वाले वर्ड्स ऐसे हैं जो इंडिकेट करते हैं कि इसके बाद जो लिखा हुआ है वो बेसिकली रीजनिंग है। और कंक्लूजन इज अ स्टेटमेंट इन आर्ग्यूमेंट दैट इंडिकेट्स ऑफ व्हाट द आर्ग्यूअर इज ट्राइंग टू कन्विंस। बेसिकली हम जो कंक्लूड कर रहे हैं, जिस बात पे अपने रीडर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे पास कंक्लूजन होता है। और कंक्लूजन से पहले हमेशा ये वर्ड्स यूज होते हैं, दस, देयरफॉर, सो, हेंस, कॉन्सिक्वेंटली, इट इज शोन दैट। तो इस तरह के वर्ड्स जब भी हमारे पास आते हैं तो हमें पता चल जाता है कि नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है ये कंक्लूजन है, कंक्लूडेड सेंटेंस है। ओके, लेट्स ऑब्जर्व एन एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल को रीड करें और बताएं, इज दिस एन आर्ग्यूमेंट और नॉट। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? There are only 3 possible causes of the leak in your system. The pump could be worn, a hose could be split, or one of the connections could be loose. I have checked the hoses and tightened all the connections, but the machine still leaks. अब उन्होंने बताया क्या है, स्टेटमेंट के अंदर गौर क्या करना है? उन्होंने बताया है कि देयर आर 3 पॉसिबल कॉजेज ऑफ द लीक। 3 पॉसिबल कॉजेज हैं। या तो आपका पंप खराब हो चुका हुआ है, या होज कहीं से कनेक्शन होज का टूटा हुआ है, या इसके अलावा हमारे पास कोई और कनेक्शन है जो कि लूज है या ब्रोकन है कहीं से दरमियान। वो कह रहा है कि मैंने होजेस को भी चेक कर लिया है और कनेक्शंस को भी टाइट कर लिया है, लेकिन मशीन फिर भी लीक कर रही है। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो हमें यह पता चलता है कि ये हमारे पास एक्सप्लिसिट कंक्लूजन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कंक्लूजन वाज़ेह नहीं है। लेकिन हम गौर करें तो इनडायरेक्टली कंक्लूजन बताया जा रहा है। इनडायरेक्टली क्या कंक्लूजन बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि पंप खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा है कि मैंने होजेस चेक कर लिए हैं और कनेक्शंस भी टाइट कर लिए हैं, लेकिन स्टिल मशीन लीक है। इसका मतलब 3 कॉजेस थी, उसमें से फर्स्ट कॉज तो चेक ही नहीं की गई। पंप कुड बी वॉर्न आउट, ये तो चेक ही नहीं किया गया। तो इसका मतलब क्या है कि अंडरस्टूड सी बात है कि दोनों चीजें चेक कर ली हैं, वो ठीक हैं, तो फिर मसला किस में है? पंप में। तो इनडायरेक्ट कंक्लूजन इसमें बताया जा रहा है। तो ये हमारे पास इम्प्लिसिट आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है, लेकिन एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट नहीं है, क्योंकि क्लियरली हमें कंक्लूजन नहीं यहाँ पे स्टेट किया जा रहा।
Now we have another argument. Given that many persons, given that का word use हो गया, इसका मतलब ये reasons आ रही हैं. Given that many persons are sentenced to death due to the mistakes or careless work by police or prosecutors, the death penalty should be abolished. अब द डेथ पेनल्टी से हमारे पास क्या है, कंक्लूजन आ रहा है कि डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर देनी चाहिए. क्यों अबॉलिश कर देनी चाहिए? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं पुलिस की मिस्टेक और केयरलेसनेस की वजह से उनकी डेथ हो जाती है. अब बहुत से लोगों की पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से डेथ हो जाती है, ये कोई रीज़न नहीं है कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया जाए. तो हम इसे क्या कहेंगे कि ये हमारे पास, हमें हमारी जो रीजनिंग है वो हमारे कंक्लूजन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही. अगर इसके अंदर देखें तो ये हमारे पास प्रेमिसेस है कि मैनी पर्सन्स आर सेंटेंस टू डेथ ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ और केयरलेसनेस या केयरलेस वर्क बाय पुलिस. और कंक्लूजन क्या है? द डेथ पेनल्टी शुड बी एबॉलिश्ड. तो इसमें हमें रीज़न जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही जो हमारे कंक्लूजन को सपोर्ट करे. इसके मुकाबले में अगर हम ये प्रेमिसेस कंसिडर करते हैं कि एक प्रेमिसेस होगी मैनी पर्सन्स आर सेंटेंस्ड टू डेथ ड्यू टू द मिस्टेक और केयरलेस वर्क बाय पुलिस और प्रोसिक्यूटर्स. एंड सेकेंड प्रेमिसेस क्या हो? इट इज़ रॉन्ग फॉर द पर्सन हु डू नॉट रिसीव अ प्रॉपर ट्रायल टू बी फाउंड गिल्टी एंड सेंटेंस टू डेथ. इम्प्लिसिट एक सेंटेंस क्या बता रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोगों का पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग जो बेगुनाह होते हैं उनका प्रॉपरली ट्रायल नहीं होता और फिर उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर देना चाहिए. अब इम्प्लिसिटली हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बेगुनाह आदमी जो हैं इस वजह से इसका शिकार हो जाते हैं. डेथ पेनल्टी इज नॉट लाइक दैट कि आपने एक दफ़ा किसी को पनिशमेंट दे दी और उसके बाद आप कहें ओहो अब ये तो हमें पता ही नहीं था बेगुनाह है, आप उसकी कंपेंसेशन नहीं दे सकते. इंस्टेड कि आप अगर फाइन करते हो किसी को तो चलो आपको पता चल गया बेगुनाह तो आपको कंपेंसेशन दे सकते हो, बट डेथ मीन्स आप किसी की जान ले रहे हो, उसकी जान वापस नहीं की जा सकती. तो इसलिए अब हम इम्प्लिसिट सेंटेंस भी इसमें शामिल करके हमें ये कंक्लूजन की तरफ, हमारे कंक्लूजन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है कि बेसिकली डेथ पेनल्टी को क्यों अबॉलिश करना चाहिए. क्योंकि ऐसे लोग जो बेगुनाह होते हैं पुलिस की केयरलेसनेस की वजह से, प्रोसिक्यूटर्स की वजह से या किसी मिस्टेक की वजह से उनका प्रॉपरली ट्रायल नहीं होता और उनकी डेथ हो जाती है, इसलिए हमें डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर देना चाहिए. तो अब हमें ये इम्प्लिसिट कंक्लूजन एक क्लियर आइडिया प्रोवाइड कर रहा है कि व्हाई वी शुड सपोर्ट डेथ पेनल्टी को एबॉलिश कर दिया जाए. इसी तरह हमारे पास एक और सेंटेंस है, अब इसको भी हम आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं. सेंटेंस क्या है? वी शुड अबॉलिश द डेथ पेनल्टी बिकॉज इट डजंट डिटर क्राइम. अब इसके अंदर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन पहले है वी शुड अबॉलिश डेथ पेनल्टी. क्यों? बिकॉज के बाद रीजन आ रही है, बिकॉज इट डजंट डिटर क्राइम. वो क्राइम्स को नहीं रोकती, क्राइम्स को नहीं ख़त्म करी, जड़ से ख़त्म नहीं करी, इसलिए हमें डेथ पेनल्टी को ख़त्म कर देना चाहिए. तो ये हमारे पास पहला पार्ट इसका कंक्लूजन का है और दूसरा पार्ट हमारे पास प्रेमिसेस का. इसी तरह हमारे पास ये एग्जाम्पल है. अगर हमने इस एग्जाम्पल को इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? Medical researchers are constantly discovering new ways to treat and cure diseases, and the health of our citizens should be a top national priority. Thus, doctors should be eligible for government grants to support their work. Now, जो हमारे 10 के बाद सेंटेंस आ रहा है दैट इज आवर कंक्लूजन. और पहली दो स्टेटमेंट्स हमारे पास प्रेमिसेस है. हमारे पास प्रेमिसेस नंबर 1 है मेडिकल रिसर्चर्स आर कॉन्स्टेंटली डिस्कवरिंग न्यू वेज टू ट्रीट एंड क्योर डिजीज. के रिसर्चर्स न्यू वेज आइडेंटिफाई कर रहे हैं ताकि डिजीज का क्योर किया जा सके. और सेकंड प्रेमिसेस क्या है? हेल्थ ऑफ आवर सिटीजन शुड बी एट द टॉप नेशनल प्रायोरिटी. के हेल्थ सबकी या हमारे सिटीजन्स की हमारे लिए एक टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए. इस वजह से या टॉप प्रायोरिटी है, अब ये दो रीजंस थी, इस वजह से हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर्स को गवर्नमेंट ग्रांट मिलनी चाहिए ताकि वो अपना काम जारी रख सकें. तो ये हमारे पास क्या है लास्ट पे कंक्लूजन, और पहली दो स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या हैं? प्रेमिसेस. अब अगर हम इन स्टेटमेंट्स को ऑब्जर्व करें, ये एग्जांपल जो हमारे सामने है, पूल मेंटेनेंस कैन कॉस्ट $100 a year and we really don't have that kind of money, so I don't think we should put pool in summer. Besides, pool pose a real drowning danger to a small children. अब इसे हम आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो हमारे पास प्रेमिसेस कौन कौन से हैं? वी हैव 3 प्रेमिसेस. पूल मेंटेनेंस कैन कॉस्ट $100 a year.
we don't have $100, pool pose a real drowning danger to small children. इन तीनों प्रेमिसेस से कंक्लूड किया हुआ we should not put pool this summer, कि इस समर में हम पूल नहीं लगाएंगे क्योंकि उनकी वजह से ये 3 प्रॉब्लम्स हैं हमें। अब हमारा कंक्लूजन क्या है? वी शुड नॉट पुट पूल इन अ समर। इसके अंदर ओके, अगर हम ये बात करते हैं पूल पोज अ रियल ड्राउनिंग डेंजर टू स्मॉल चिल्ड्रन, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग रीजन। ये स्मॉल चिल्ड्रन के लिए डेंजरस है, इसलिए हमें नहीं लगाना चाहिए। तो ये रीजन इसको सपोर्ट कर रही है। अगर हम इस रीजन की बात करते हैं, पूल मेंटेनेंस कैन कॉस्ट $100s अ ईयर, तो सो व्हाट, $100 कॉस्ट होती हैं तो पूल क्यों ना लगाएं? ठीक है, ये हमें अकेले मीनिंग प्रोवाइड नहीं कर रही, ये दूसरी रीजन के साथ कंजंक्शन करके फिर हमें रीजन प्रोवाइड कर रही है कि हमें क्यों कंक्लूजन को ये सपोर्ट कर रही है। पूल मेंटेनेंस जो है $100 लगते हैं उसके ऊपर, बट वी डोंट हैव $100, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हमारे पास मनी ही नहीं है, तो इसलिए पूल नहीं लगाना। तो अब ये दोनों रीजंस कंबाइन मिलके हमें इसकी एक्चुअल रीजन प्रोवाइड कर रही हैं, हमें बता रही हैं। अगर हम इसको अकेला प्रेमिसेस को कंसिडर करते हैं तो हमें सपोर्ट नहीं करता ये हमारे कंक्लूजन को, लेकिन जब इसको कंबाइन किया जाता है सेकेंड प्रेमिसेस के साथ तो फिर ये हमारे पास कंक्लूजन सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट $100 है लेकिन हमारे पास मनी नहीं है। ये प्रॉब्लम है एक्चुअली, जिस वजह से हमें पूल नहीं लगाना। जी, यहाँ तक अभी हमने बात की आर्ग्यूमेंट्स की और आर्ग्यूमेंट्स के पार्ट्स की, कि आर्ग्यूमेंट एक क्लेम होता है और उसके 2 पार्ट्स होते हैं, प्रेमिसेस यानी रीजन और कंक्लूजन, और हमारी रीजन जो हैं कंक्लूजन को सपोर्ट करनी चाहिए, तो हमारे पास एक वैलिड आर्ग्यूमेंट बनता है। अब बात आती है स्टेटमेंट की। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होती है। हर सेंटेंस हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होता। स्टेटमेंट हमारे पास वो सेंटेंस होता है जिसको हम या तो ट्रू कह सकते हैं या फॉल्स कह सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर भी ट्रू या फॉल्स आप नहीं दे सकते, उसका भी कोई भी आंसर हो सकता है, तो इट मीन्स वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, दैट इज नॉट स्टेटमेंट। इसी तरह अगर कहा जाता है ओपन द डोर, तो दिस इज एन ऑर्डर, इसके ऊपर भी यस या नो नहीं कहा जा सकता, ऑर्डर है, आपने वो काम करना है, ठीक है। उसके ऊपर अलग अलग राय हो सकती है किसी की, तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। इसी तरह अगर ये कहा जाए इफ वी हैव अ सेंटेंस दैट दिस इज अ नाइस कार, अगर हम इसकी बात करें दिस इज अ नाइस कार, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे क्यों ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो असर्टिव है, क्वेश्चन नहीं है, तो कमांड नहीं है। तो ये असर्टिव, ये बेसिकली स्टेटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये दिस इज एन ओपिनियन। मैं कहती हूँ दिस इज अ नाइस कार, बट कोई और आके ये कह सकता है दिस इज नॉट अ नाइस कार। तो ये हर एक की अलग अलग है, यानी ये एक वक्त में ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। हमने पहली बात की है स्टेटमेंट हमेशा वो होती है जो कि या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ऐसे नहीं होगा कि एक ही टाइम पे ट्रू भी हो रही है, कुछ लोगों के लिए ट्रू है और कुछ लोगों के लिए फॉल्स है, ये स्टेटमेंट के अंदर कोई भी सीन नहीं होगा। इसी तरह अगर मैं कहती हूँ डेनवर इज द कैपिटल ऑफ कोलोराडो, नाउ दिस इज अ स्टेटमेंट बिकॉज ठीक है कैपिटल है तो ट्रू है, अगर नहीं है तो नहीं है। ऐसे नहीं होगा कि कुछ लोग कहेंगे कैपिटल है और कुछ लोग कहेंगे नहीं है, वो अगर है तो यस, अगर नहीं है दिस इज फॉल्स, तो दिस इज ऑलवेज फॉल्स। तो ये हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है। इसी तरह अगर मैं बोलती हूँ द वर्ड डॉग हैज 4 लेटर्स, DOG, वी नो दैट इट हैज 3 लेटर्स, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुई। तो ये हर एक के लिए फॉल्स है, कोई भी बंदा खड़ा होकर नहीं कहेगा नहीं नहीं डॉग में 4 लेटर्स ही आते हैं। अगर फॉल्स है तो ठीक है, सबके लिए फॉल्स है, तो दैट इज ऑल्सो स्टेटमेंट। हाउ आर यू, दिस इज नॉट, अगेन दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट, ठीक है, क्वेश्चन है हाउ आर यू, कोई कहेगा ठीक, कोई कहेगा मैं नहीं ठीक, कोई कहेगा मुझे ये मसला है, कोई कहेगा मुझे वो मसला है। तो इसका मतलब इसके भी मल्टीपल आंसर्स हैं हमारे पास, ओनली सबके लिए एक आंसर नहीं है इसका, सबके लिए एक फैक्ट नहीं है। x plus 1 is equal to 5, this is also a statement because x की जगह 4 लगा देंगे तो is equal to 5,
ट्रू हो जाएगा, सबके लिए ट्रू है। अगर x की जगह पे आप कोई और वेरिएबल लगा दोगे 3 + 1 इज नॉट इक्वल टू 5, सबके लिए फॉल्स है, ठीक है। कोई बंदा नहीं कहेगा 3 + 1 = 5। तो ये भी हमारे पास क्या है, स्टेटमेंट है। फिर इसके बाद हमारे पास अगली चीज, स्टेटमेंट को डिस्कस करने के बाद हम चीज डिस्कस करेंगे, दैट इज कंपाउंड स्टेटमेंट। जब हमारे पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट्स मिलती हैं तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बनती हैं। दो स्टेटमेंट जब कंबाइन होती हैं तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स बनते हैं। अब कंपाउंड स्टेटमेंट्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए कुछ कनेक्टिव्स यूज होते हैं, जिनको हम कहते हैं एंड और नॉट। ये कनेक्टिव्स होते हैं जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स को आपस में मिला रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टेटमेंट है आई विल अटेंड द मीटिंग और आई विल गो टू स्कूल। दिस इज कंपाउंड स्टेटमेंट क्योंकि इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, आई विल अटेंड द मीटिंग, आई विल गो टू स्कूल। इसके अंदर भी दो स्टेटमेंट्स, इनको कंबाइन करने के लिए दरमियान में जो कनेक्टिव यूज हुआ है दैट इज और, ठीक है। ये और हमारे पास क्या है, कनेक्टिव है, दो स्टेटमेंट्स को जो ज्वाइन कर रहा है। तो ये हमारे पास कुछ कनेक्टिव्स हैं टेबल के अंदर जो कि कंपाउंड स्टेटमेंट्स के लिए हम यूज करते हैं। अगर कोई भी स्टेटमेंट निगेट होगी तो उसके लिए नॉट यूज होता है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई भी स्टेटमेंट बोलूंगी, उसकी निगेशन बोलूंगी, अगर उसका ऑपोजिट करना है, उसका उल्ट करना है, तो उसके लिए हम नॉट का कनेक्टिव यूज करते हैं। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसकी ये होती है निगेशन पी, और इसको बोला क्या जाता है, निगेशन स्टेटमेंट। इसी तरह से अगर मेरे पास दो स्टेटमेंट्स हैं पी एंड क्यू, और दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए अगर कनेक्टिव एंड का है, यानी दोनों को मिलाया जा रहा है, तो उसके लिए हमारे पास ये वाला सिंबल यूज होता है, उल्टा वी जिसको कहते हैं। और इसको कहते क्या है, कंजंक्शन, ठीक है। इसको कंजंक्शन कहते हैं क्योंकि दो स्टेटमेंट्स को आपस में जोड़ रही है, मिला रही है, इसलिए इसे कंजंक्शन कहते हैं। क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना जरूरी है। एंड का मतलब होता है कि आपने दोनों काम करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं जाती हूँ रेस्टोरेंट में और मैं कहती हूँ वेटर से आई नीड अ पिज्जा एंड अ ड्रिंक, इसका मतलब क्या है, मुझे पिज्जा के साथ ड्रिंक चाहिए। ये नहीं कि या तो पिज्जा ले आओ या ड्रिंक ले आओ, आई नीड अ पिज्जा एंड अ ड्रिंक। तो दोनों चीजें आएंगी तो मैं दोनों चीजों का बिल दूंगी। तो ये क्या है, एंड कॉन्जंक्शन स्टेटमेंट है जो कि दोनों का ट्रू होना जरूरी है। अगर उसके पास ड्रिंक नहीं है तो तब भी मैं ऑर्डर अपना कैंसिल कर सकती हूँ, पिज्जा नहीं है तब भी मैं ऑर्डर नहीं करूंगी, ये नहीं खाली ड्रिंक पी के आ जाऊंगी। एंड का मतलब मुझे दोनों चीजें चाहिए, दोनों चीजें मुझे रिक्वायर्ड हैं। इसी तरह अगर दो स्टेटमेंट्स के दरम्यान और का रिलेशनशिप है, और का कनेक्टिव है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम वी के सिंबल से। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। और इसको कहते क्या है, डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इन दो स्टेटमेंट में से किसी एक का ट्रू होना जरूरी है। अगर मैं जाके कहती हूँ रेस्टोरेंट में आई नीड अ पिज्जा और अ बर्गर, इसका मतलब क्या हुआ, मुझे दोनों में से एक चीज चाहिए। अगर दोनों में से एक चीज है, हो सकता है मैं दोनों खा लूं, या दोनों में से एक चीज है तब भी मैं खा लूंगी और बिल पे कर दूंगी। तो और का मतलब क्या है, दोनों मैंने जो चीजें बोली हैं उसमें से एटलीस्ट एक चीज मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन एंड का मतलब क्या है कि दोनों चीजें ही मुझे चाहिए जो मैंने मांगी हैं, एक से काम नहीं चलेगा। इसी तरह से अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और उनके अपना कनेक्टिव इफ देन है, इसको हम कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल एरो से। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है कि इसके लेफ्ट साइड पे हमारे पास पी स्टेटमेंट कंडीशन होती है और क्यू स्टेटमेंट उसका रिजल्ट होता है, इफ देन क्यू, ठीक है। हमारे पास P इज अ कंडीशन और Q इज द रिजल्ट। P इफ एंड ओनली इफ Q, अगर हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर P के और Q के दरमियान इफ एंड ओनली इफ का रिलेशनशिप है, इसको हम कहते हैं बाय कंडीशनल। और इसका सिंबल दोनों तरफ एरोज होते हैं, यानी बाय कंडीशनल है, ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं, दोनों एक दूसरे के लिए कंडीशंस भी हैं और दोनों एक दूसरे के लिए कंक्लूजन्स भी हैं, ठीक है। P के लिए Q कंडीशन है और कंक्लूजन है, और Q के लिए P कंडीशन और कंक्लूजन है। इसको कहते हैं बाय डायरेक्शनल या बाय कंडीशनल, कि दोनों तरफ से कंडीशन है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है। ये भी कंडीशन इसके लिए, अगर ये कंक्लूजन है तो इसकी ये कंडीशन है, अगर ये कंक्लूजन है तो इसकी ये कंडीशन है, दोनों एक दूसरे के लिए नेसेसरी। इसको इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, बाय डायरेक्शनल को या बाय कंडीशनल को। अब हम देखते हैं कि हम इसका ट्रूथ टेबल किस तरह से बनाते हैं। Let's suppose we have a statement P, today is Friday.
इसकी निगेशन बनानी है, निगेशन पी, ठीक है। तो निगेशन पी क्या होगी, टुडे इज नॉट अ फ्राइडे। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे निगेशन पी, और सेंटेंस की फॉर्म में, क्या स्टेटमेंट की फॉर्म में कैसे आएगी, टुडे इज नॉट अ फ्राइडे, ठीक है। अब इसका ट्रू टेबल बनना है, तो निगेशन के अंदर ट्रू टेबल क्या होता है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो उसको आपने फॉल्स कहना है, अगर फॉल्स है तो उसको ट्रू कहना है, दैट मीन्स निगेशन। अगर मैं कहती हूँ दिस इज अ फ्राइडे, टुडे इज अ फ्राइडे, तो इसकी स्टेटमेंट क्या बनेगी निगेशन में, टुडे इज नॉट अ फ्राइडे। बट अगर मैं ये कहती हूँ टुडे इज नॉट अ फ्राइडे, तो इसकी निगेशन क्या बनेगी, टुडे इज फ्राइडे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं निगेशन। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं निगेशन की, इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले है बिल गेट्स हैज अ यॉट, तो इसकी निगेशन क्या होगी, बिल गेट्स डज नॉट हैव अ यॉट। द नंबर 10 इज अ प्राइम नंबर, द नंबर 10 is not a prime number. The dolphin lost the game, the dolphin didn't lose the game, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके नीचे कुछ एग्जांपल्स हैं 3, आप इनको सॉल्व कर सकते हो खुद से। लेट्स डिस्कस देम। 1001 is divisible by 7, 1001 is not divisible by 7, that is negation statement. 5 is an even number, इसकी negation क्या होगी, 5 is not an even number. The fire engine is not red, तो इसकी negation statement क्या बनेगी, the fire engine is red, ठीक है। अगर ट्रू है तो आपने फॉल्स करना है, अगर फॉल्स है तो आपने इसको ट्रू करना है। इसके बाद है कॉन्जंक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट्स। कॉन्जंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस सिंबल से, दैट इज उल्टा वी जैसे लिखते हैं। इसके अंदर क्या रूल होता है, इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनते हैं, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं पी एंड क्यू, उसके अंदर से कॉन्जंक्शन यूज होता है एंड के लिए, उसके अंदर दोनों का ट्रू होना जरूरी है। जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी तब भी कंक्लूजन हमारे पास ट्रू होगा। ये क्या प्रेमिसेस हैं बेसिकली, पी एंड क्यू। जब दोनों प्रेमिसेस यानी दोनों रीजंस ट्रू होंगी तब भी हमारे पास कंक्लूजन ट्रू आएगा, अदरवाइज इन एवरी केस कंक्लूजन हमारे पास फॉल्स आएगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास और वैसे आप लोगों को ट्रूथ टेबल का अगर आइडिया नहीं है तो मैं यहाँ पे बताती जाऊँ ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं तो 4 हमारे पास रोज बनती हैं। पहली, अगर आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 स्टेटमेंट्स हैं पी एंड क्यू, तो हम पहला कॉलम कैसे जनरेट करते हैं, 2 ट्रू 2 फॉल्स, और दूसरा कॉलम कैसे जनरेट करते हैं, ट्रू फॉल्स। इसी तरह अगर 3 वेरिएबल्स होंगे 2 की पावर 3, हमारे पास 8 रोज बनेंगी, इसके अंदर 8 का टेबल बनेगा, जिसके अंदर हम कैसे करते हैं 3 ट्रू 3 फॉल्स, इसी तरह 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, सॉरी 4 ट्रू 4 फॉल्स 8 हो गया, फिर 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स 2 ट्रू 2 फॉल्स, इस तरह से, और फिर 1 ट्रू 1 फॉल्स 1 ट्रू 1 फॉल्स, इस तरह से हम टेबल को जनरेट करते हैं। अब एंड के अंदर क्या काम होता है कि दोनों स्टेटमेंट्स का ट्रू होना जरूरी है। तो जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं पी एंड क्यू, तब हमारे पास कंक्लूजन ट्रू आ रहा है। इन ऑल केसेस, इन ऑल अदर केसेस हमारे पास कंक्लूजन फॉल्स आ रहा है। इसके बाद है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में क्या होता है, अगर हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं तो उसमें से कोई एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स होगा, क्योंकि ये और का रिलेशनशिप। डिसजंक्शन हमारे पास और का रिलेशनशिप है, और में क्या होता है, आपको दोनों चीजें मिल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन दोनों में से एक भी चीज मिल जाए तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो इसलिए अगर इसके अंदर से हमारे पास एक भी प्रेमिसेस ट्रू हो जाएगी तो हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू हो जाएंगे प्रेमिसेस तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर एक भी ट्रू है तब भी हमारे पास रिजल्ट ट्रू ही आएगा। जैसे ट्रू ट्रू के केस में ट्रू ट्रू फॉल्स, एक ट्रू हो गया तब भी ट्रू है रिजल्ट, फॉल्स ट्रू एक ट्रू हो गया तब भी ट्रू है। जब दोनों फॉल्स हैं उस केस में हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसको अब हम सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं जी। अब इन सेंटेंसेस को देखते हैं। पहले हमारे पास पी स्टेटमेंट है टुडे इज फ्राइडे, क्यू स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग,
आर स्टेटमेंट है आई एम गोइंग टू अ मूवी, एस है आई एम नॉट गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम। जितनी स्टेटमेंट्स हैं हमने उनको एक एक सिंबल असाइन कर दिया, PQRS। नीचे हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से दो दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करके एक स्टेटमेंट बनाई गई है। अब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले है टुडे इज फ्राइडे, यानी P, टुडे इज फ्राइडे। एंड का मतलब है हमने एंड का कनेक्टिव लगाना है जो कि होता है उल्टा V। टुडे इज फ्राइडे P एंड इट इज रेनिंग, यानी Q। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, P एंड Q। हमारे पास कॉन्जंक्शन वाला सिंबल लगेगा, ये सिंबॉलिक इसकी रिप्रेजेंटेशन है नीचे। इसी तरह से सेकंड स्टेटमेंट है इट इज नॉट रेनिंग। Q स्टेटमेंट थी इट इज रेनिंग, तो इट इज नॉट रेनिंग इसका मतलब निगेशन Q हो गई है। हम इसको लिखेंगे ये निगेशन Q। एंड आई एम गोइंग टू मूवी, एंड का कनेक्टिव और आर स्टेटमेंट आई एम गोइंग टू द मूवी, दैट इज आर। तो इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, निगेशन Q एंड आर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास आई एम गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम। एस स्टेटमेंट थी आई एम नॉट गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम। अब ये उसकी निगेशन है, यानी आई एम गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम, इसका मतलब माइनस एस, यानी निगेशन एस और आई एम गोइंग टू द मूवी। तो आई एम गोइंग टू अ मूवी इज आर स्टेटमेंट। तो अब ये बनेगा निगेशन एस और का कनेक्टिव, और का होता है डिसजंक्शन वाला, डिसजंक्शन का कनेक्टिव लगेगा और आर, निगेशन एस और आर। इफ इट इज रेनिंग, इफ कंडीशन आ गई है इट इज रेनिंग देन आई एम गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम। इफ देन का जब भी रिलेशनशिप आएगा कि हमारे पास एक कंडीशन है और दूसरी देन के बाद कंक्लूजन आ रहा है, दूसरी कंक्लूजन है, रिजल्ट है, तो तब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का यूज करते हैं, जिसके हम लेफ्ट साइड पे यानी एरो के टेल के ऊपर कंडीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग क्या है, क्यू स्टेटमेंट। तो क्यू स्टेटमेंट को हमने लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट किया और एरो हेड वाली साइड पे यानी राइट साइड पे हम कंक्लूजन को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ इट इज रेनिंग आई एम नॉट गोइंग टू द बास्केटबॉल गेम। तो देन के बाद वाली स्टेटमेंट जो है हम एरो के राइट साइड पे मेंशन करेंगे, यानी एस, क्यू कंडीशनल स्टेटमेंट एस। ये थी हमारे पास कन्वर्जन फ्रॉम कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। यहाँ पे आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, आप इनको अप्लाई करें और टेस्ट करें कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। थैंक यू।